Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. हेलो गाइज, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हर रोज की तरह आज भी हम आपके एनटीपीसी की तैयारी को सुदृढ़ बनाने के लिए जीके जीएस पर बेस्ड सेट लेकर आए हैं। यह है सेट नंबर 20। उम्मीद है कि आपने इसके पहले सभी 19 सेट का अध्ययन जरूर किया होगा। यदि नहीं किया है तो जाइए जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन पहले आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, उसके बाद आप दूसरे वीडियो की ओर प्रस्थान कीजिएगा। ठीक है। वैसे तो 2020 अभी तक ऐसा कुछ खास गुजरा नहीं है और ये भी सेट नंबर 20 है। देखते हैं कितना सही गुजरता है, आगे बढ़ने के साथ साथ पता चल ही जाएगा। तो दोस्तों 16 अप्रैल 2016 को पूछे गए प्रश्नों से महत्वपूर्ण प्रश्नों को छांटकर हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, खासकर एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। और उसके पहले हर रोज की भांति यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं आज के सेट को। आज का सेट जो है सेट नंबर 20 है। ठीक है, पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। शानदार प्रश्न है पहला प्रश्न कि ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को अब यह नाम दिया गया है। प्रश्न का मतलब हुआ ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक का नाम क्या हो गया है। तो ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक का नाम न्यू डेवलपमेंट बैंक हो गया है। ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक बोले या न्यू डेवलपमेंट बैंक बोले, किसका बैंक है? ये ब्रिक्स का बैंक है। सबसे पहले ब्रिक्स को जान लीजिए, ब्रिक्स क्या है। तो ये 5 देशों का समूह है। बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। इसकी यदि सम्मेलन की बात करें तो सम्मेलन भी इसका इसी तरह से होता है। जैसे पिछला साल 2019 का सम्मेलन ब्राजील में हुआ था, तो इस साल रसिया में होना था, लेकिन कोविड-19 के कारण वो नहीं हो पाया। जून जुलाई में ही होना था। अब देखिए अगला साल हो सकता है यही रसिया में ही हो। अब थोड़ा सा हम जानेंगे न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर संघाई, जो कि चाइना में, याद रखिएगा। अच्छा, न्यू डेवलपमेंट बैंक बोले या ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक बोले, जो इसका पुराना नाम था, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? तो ब्राजील में। उस समय इसका सेशन चल रहा था, तो 2014 में ब्राजील में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, उसके बाद अब देखिए नेक्स्ट हम इसका तो बात मैंने बता दिया। ब्रिक्स का फॉर्मेशन कब हुआ था? तो ब्रिक्स का फॉर्मेशन 2009 में हुआ था। अब ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक या न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो ऑनर है, जो प्रेसिडेंट है, इसके बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं। अच्छा, ये प्रश्न आपसे ब्रिक्स की जब बात चल रही है तो मैं ये बता दूं कि ये प्रश्न आपसे बार बार पूछा जाता है कि पहले ब्रिक्स में ब्रिक ही था। एस मतलब साउथ अफ्रीका सबसे लास्ट में ऐड हुआ है। तो किस वर्ष ऐड हुआ है? तो 2010 में ऐड हुआ है। ये बात आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जानते चलिए, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन मोटी बातें हैं। ठीक है, दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। दूसरा प्रश्न बहुत ही आसान सा प्रश्न है, चिकित्सा का प्रश्न है। प्रश्न है कि ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी, टीवी नहीं, वो टेलीविजन है। टीबी, टीबी के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग जानते होंगे टीबी के विरुद्ध बीसीजी का इंजेक्शन दिया जाता है। बीसीजी का वैक्सीन इंजेक्ट किया जाता है, बच्चे में ही आपको दे दिया जाता है ताकि आप इस रोग से कभी पीड़ित ना हो। ठीक है, और देखिए टीबी जो होता है ये तो किससे होता है आपको पता होना चाहिए, बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया मतलब विषाणु जनित रोग है। बैक्टीरिया का नाम क्या है? तो बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, और इसका जो बीसीजी है, बीसीजी वैक्सीन है, इसका भी देखिए नाम आप लोग यदि फुल फॉर्म इसका देखिएगा तो है कि बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। ठीक है, तो बैसिलस और टीबी, बी से बी मिलाइए, इसमें भी बैसिलस है, इसमें भी बैसिलस है, तो इससे आप आसानी से याद रख सकिएगा कि जो टीबी है, टीबी का वैक्सीन है बीसीजी। ठीक है, अच्छा, टीबी का जो बैक्टीरिया है, जिस बैक्टीरिया से होता है, आप लोग आसानी से याद रखिएगा, इसे एमटीबी बैक्टीरिया भी कहते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया। ठीक है, तो इतनी बातें हो गई टीबी के बारे में। और टीबी कहाँ अफेक्ट करता है मुख्य रूप से? यदि आपसे कभी पूछ दिया कि ट्यूबरकुलोसिस से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो फेफड़ा, लंग्स प्रभावित होता है। ठीक है, इतनी बातें टीबी के बारे में बहुत हो गई। हम लोग चलेंगे तीसरे प्रश्न की ओर। बहुत ही शानदार सा प्रश्न है, बहुत सारी चीज़ों का ट्रेंड यहीं पर चलता है। वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है कौन? ट्विटर। ट्विटर किसने संस्थापित किया था? तो इवान विलियम्स ने ट्विटर की स्थापना की थी। कब किया था? तो मार्च 2006 में। मार्च 2006 में ट्विटर की स्थापना इवान विलियम्स द्वारा की गई थी। ट्विटर से आप लोग बहुत ज़्यादा परिचित होंगे। यदि नहीं परिचित हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया हुआ है। यदि आप लोग ट्विटर बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया हुआ है, जाके हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर बहुत ही आसानी से।
ठीक है। अच्छा, जब ट्विटर की बात चल रही है तो थोड़ा सा और जानते हैं इसके सीईओ कौन है। तो ट्विटर के सीईओ अभी है जैक डोर्से। जैक डोर्से इसके सीईओ है, ठीक है। इसकी स्थापना किसने किया था? तो इवान विलियम्स। ये बात तो आपको पता चल गया। अच्छा, एक बात हो सकता है आपसे पूछ दे रेलवे की परीक्षा में कि ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले भारतीय कौन हैं? तो अभी नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो ट्विटर पर सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले भारतीय हैं। उम्मीद है कि आपने ट्विटर के बारे में बहुत सारे चीजों को जान लिया होगा। आपको पीछे से खटखट की आवाज सुनाई दे रही होगी, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन बगल में कार्य प्रगति पर है, ठीक है। आप लोग चौथे प्रश्न को देखिए, हमारी बातों पर ध्यान दीजिएगा तो वो आपको सुनाई नहीं देगा। चौथा प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? मतलब सबसे ज्यादा एरिया में वन कहां पर है, भारत के किस राज्य में है? तो भारत के मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल है। कितना है ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूं, 94,689 वर्ग किलोमीटर भारत का मध्य प्रदेश में सिर्फ वन क्षेत्रफल है, ठीक है। और जब मध्य प्रदेश की बात चल रही है तो आपको ये बात मैं बताना इंपॉर्टेंट समझता हूं कि भारत में सबसे ज्यादा बाघ भी मध्य प्रदेश में है, ये तो आपको पता होगा। और विश्व में सबसे ज्यादा बाघ 70% बाघ भारत में है, ठीक है। और भारत में सबसे ज्यादा बाघ कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश के बारे में आपको सभी चीजें जरूर पता होगी। जैसे एक बात मैंने एक बार और मध्य प्रदेश की चर्चा किया था तो बहुत सारी बातों को बताया था। आज मैं बताता हूँ इंदौर के बारे में। सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के बारे में आपको पता होगा कि इंदौर को मिनी मुंबई भी कहते हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, हो सकता है आपसे पूछ दे कि मिनी मुंबई किसे कहते हैं, तो इंदौर को। आप लोग आसानी से याद रखिएगा, ठीक है। और ज़्यादा कुछ मध्य प्रदेश के बारे में नहीं जानना है आपको। बाकी नेशनल पार्क जो सब बाघ के लिए ही फेमस है, जैसे कान्हा हो गया, बांधवगढ़ हो गया, पन्ना हो गया, संजय हो गया, वन विहार हो गया, पेंच हो गया, सब जो है ना बाघों के लिए फेमस है मध्य प्रदेश में। और ये सब इंपॉर्टेंट भी है, आपको सभी याद होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस शहर में नया एम्स स्थापित किया जाने वाला है? जिस समय यह प्रश्न पूछा गया था तो उस समय महाराष्ट्र में नया एम्स स्थापित होने वाला था, लेकिन इस बार बिहार में नया एम्स स्थापित होने वाला है, स्थापित किया जाने वाला है चुनाव के मद्देनजर। चुनावी क्या उसको बोलते हैं, जुमला, हाँ ऐसे ही स्थापित किया जाएगा, आप जो भी हो। तो बिहार के किस शहर में नया एम्स स्थापित किया जाने वाला है? यह प्रश्न आपके आगामी आने वाले बीपीएससी, बिहार दारोगा सभी प्रश्नों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, सभी परीक्षाओं के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा कि बिहार के किस शहर में नया एम्स स्थापित किया जाने वाला है? तो बिहार के दरभंगा में नया एम्स स्थापित किया जाने वाला है। यदि आप लोग करंट अफेयर्स के वीडियोज को रोज फॉलो कर रहे होंगे तो आपको आसानी से ये इस प्रश्न का उत्तर पता होगा। यदि नहीं फॉलो कर रहे हैं तो जाइए, रोज जाकर सुबह सुबह 4 बजे ही आ जाता है हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो, आप लोग जाकर रिवाइज कीजिए, उसे देखिए, ठीक है। हम लोग चलेंगे छठे प्रश्न की ओर। बहुत ही आसान सा प्रश्न है कि हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? तो हमारे शरीर में शरीर के वजन का 0.4% नमक की मात्रा होती है, ठीक है। नमक की मात्रा ज़्यादा होना भी हानिकारक है और कम होना भी हानिकारक है, ठीक है। नमक में क्या होता है? आयोडीन होता है, और आपको पता है यदि नमक की मात्रा कमी तो आयोडीन की कमी से क्या रोग हो सकता है? घेघा, आपको पता होगा, जिसे गलसूजा भी बोलते हैं। तो ये सब नमक की कमी भी नहीं होना चाहिए और नमक की अधिकता भी नहीं होनी चाहिए। कोई भी चीज़ का कमी और अधिकता बहुत ही खतरनाक होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, 7वां प्रश्न। ये भी आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो जानिए कि आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, टोपी वाले, झाड़ू लिए हाथ में, आपको फोटो बन रहा होगा दिमाग में। तो 2012 में आम आदमी पार्टी का गठन किया गया था। आम आदमी पार्टी के अभी अध्यक्ष कौन है? और गठन के वक्त भी यही थे। कौन थे? कौन है? हाँ, अरविंद केजरीवाल जी हैं। बहुत ही सही, बहुत सही, बहुत सही चल रहे हो आप लोग। इसका गठन कब किया गया था? 2012 में। 2012 में कब? 26 नवंबर को। 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस। जी हाँ, 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी का गठन किया गया था, ठीक है। देखिए, हुआ ये था कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मुहिम चलाए थे अन्ना हजारे जी और ये अरविंद केजरीवाल जी साथ मिलकर। तो ये दोनों में थोड़ा सा मतभेद हो गया। अन्ना हजारे चाहते थे कि हम ऐसे ही अनशन करके गांधी जैसा सहयोग करें, सहयोग क्या करें, सरकार के विरुद्ध कार्यवाही करें ताकि वो हम लोगों की बात माने, लोकपाल जो होता है वो बना दें, ठीक है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी बोल रहे थे कि बिना सत्ता में घुसे ये हो नहीं सकता है, मतलब यदि उसे ठीक करना है, सिस्टम को ठीक करना है तो सिस्टम में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरह से जिस तरह से नरम दल गरम दल हो गया था ना, उसी प्रकार इधर भी बट गया था। तो इन पार्टी के थ्रू ये एक पार्टी बनाए, आम आदमी पार्टी। पार्टी का चिन्ह क्या है? झाड़ू।
और कब बना? 2012 में। और अभी अध्यक्ष कौन है? वही अरविंद केजरीवाल, जो वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। बहुत ही बेहतरीन पार्टी है अपनी जगह पर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। बहुत जान लिया आप लोग आम आदमी पार्टी के बारे में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन ए का अच्छा स्रोत है गाजर। विटामिन ए क्या होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम यदि आप लोगों को पता होगा तो रेटिनॉल है। विटामिन ए की खोज कब की गई थी? तो 1909 में विटामिन ए की खोज की गई थी। इसका रासायनिक नाम अभी मैंने बताया। अच्छा, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, ये आपको पता होगा। अच्छा, विटामिन ए का बढ़िया स्रोत क्या है जो आपको ज़्यादा मात्रा में विटामिन ए देगा? पालक खाइए, शकरकंद खाइए, गाजर खाइए, कद्दू खाइए। ठीक है, ये सब और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन ये सब प्रमुख है जो आपके परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, तो गाजर जो है विटामिन ए का बहुत ही बढ़िया स्रोत है। अब हम लोग चलेंगे 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है कि पारंपरिक थर्मामीटर में किस तत्व जो प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीला होता था का प्रयोग किया जाता था? तो पारंपरिक थर्मामीटर में मतलब जो पहले थर्मामीटर का यूज किया जाता था, पारा थर्मामीटर, अब तो डिजिटल थर्मामीटर आ गया है। इस सब के पूर्व जो थर्मामीटर का यूज किया गया था उसमें कौन सा तत्व का प्रयोग किया जाता था? तो बोरॉन। बोरॉन जो मनुष्य के लिए जहरीला है। बोरॉन आपको पता होगा बोरॉन के बारे में कि बहुत ही जहरीला है मनुष्य के लिए, लेकिन पेड़ पौधों के लिए ये आवश्यक भी है। ठीक है, तो देखिए तत्व कुछ भी होता है उसका साइड इफेक्ट, उसका यूजफुल, जैसे विज्ञान ही है, साइंस की हम बात करें तो वो हमारे लिए वरदान भी कभी कभी साबित होता है। बहुत जगह पर वरदान है और बहुत जगह पर अभिशाप भी साबित होता है। तो ये बातें सभी चीज़ के साथ होती है, सभी में प्लस निगेटिव पॉजिटिव बात होती रहती है। ठीक है, तो ये सब बात छोड़िए, ज़्यादा इसके बारे में आपको नहीं जानना है। हम लोग चलेंगे 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है कि मदुरै शहर किस नदी के तट पर स्थित है? ये देखिए बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आपसे पूछ दिया गया है, आपको बताना पड़ेगा। मदुरै शहर, मदुरै का नाम याद आते ही आपके शहर पर आपके मस्तिष्क में मीनाक्षी मंदिर की तस्वीरें कौंधने लगती है, पक्का। तो मदुरै मीनाक्षी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। साउथ इंडिया का बहुत ही पुराना शहर में से एक है। यह वैगई नदी के किनारे है। वैगई, भैगाई, भैगोई, ऐसा ऐसा नाम आपको मिलेगा, जैसा मिले ऑप्शन के हिसाब से अपना कर लीजिएगा। ठीक है, तो मदुरै शहर वैगई नदी के किनारे है। ये किसी अन्य नदी की सहायक नदी नहीं है, ये एक छोटी सी नदी है, डायरेक्ट जाकर मिल जाती है उधर पालकर स्टेट में। ठीक है, तो इतनी बातें मदुरै के बारे में। और मदुरै, अच्छा मदुरै की जब बात आई है तो एक बात और मुझे याद आ गया कि मदुरै का प्राचीन नाम जो है, आपसे पूछ सकता है कि मदुरै का प्राचीन नाम क्या है? तो मदुरै का प्राचीन नाम याद रखिएगा, कदम्ब वन है। कदम्ब वन मतलब फॉरेस्ट, कदम वन। ठीक है, ये याद रखिएगा, नोट्स बना लीजिए, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, हम लोग चलेंगे 11वें प्रश्न की ओर। 10 प्रश्न को हम लोगों ने देखा, अभी तक तो 20 नंबर से बढ़िया गुजरा है। तो यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और शेयर करके और दोस्तों को जोड़िए। ठीक है, 11वें प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में भारत के उपराष्ट्रपति बनने हेतु अर्हता नहीं है? मतलब कि इनमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जिसके ना होने से भी आप उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। थोड़ी सी बातें उपराष्ट्रपति के बारे में जानिए। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद किस आर्टिकल में किया गया है संविधान का? तो आर्टिकल 63। ठीक है, 63 के में दिया हुआ है उपराष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति के भारत का कोई भी आपको पद लेना हो, संवैधानिक पद लेना हो, तो ये तो आपको कन्फर्म है भारतीय नागरिक होना चाहिए। ठीक है, 35 वर्ष के आयु से आपको अधिक होना है यदि आपको राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनना है। ठीक है, उसके बाद आपको उपराष्ट्रपति बनना है तो आपको लोकसभा से ज़्यादा मतलब नहीं रखना है, आपको राज्यसभा के सदस्यता का धारण होने की क्षमता हो आपके पास। मतलब कि यदि आप राज्यसभा के चुनाव में खड़ा हो जाए, राज्यसभा के सदस्य के चुनाव में खड़ा हो जाए तो आप जीत जाए, इतनी आपकी योग्यता होनी चाहिए। लेकिन लोकसभा की सदस्यता का धारण होने की योग्यता आपको जरूरी नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, तो अच्छा, जब उपराष्ट्रपति की बातें चल रही है तो कुछ बातें आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं बताता चलूं कि अभी तक भारत में 2 बार उपराष्ट्रपति 2 ही आदमी बने हैं। 2 बार उपराष्ट्रपति 2 ही आदमी बने हैं। एक तो हमारे शिक्षक दिवस वाले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी और एक हमारे डॉक्टर हामिद अंसारी। ठीक है, अच्छा ये आपको पता होगा कि जब उपराष्ट्रपति बात चल रही है कि उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का क्या होता है? पदेन सभापति होता है। ठीक है, तो ये सब बातें आपको ऑलमोस्ट पता होगी, मैंने सोचा कि इंपॉर्टेंट है इसलिए बता दिया। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था? रेडियो सक्रियता अर्थात रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार हेनरी बेकलर ने किया था।
रेडियम का आविष्कार मैडम क्यूरी ने किया था, लेकिन ये रेडियो सक्रियता है, इसका आविष्कार किसने किया था? हेनरी बेकुरल ने। ये कहाँ के थे? ये फ्रांस के थे, ठीक है। और इन्होंने 1896 ईस्वी में 1896 ईस्वी में रेडियो सक्रियता की खोज की, ठीक है। आप लोगों ने बहुत दिनों से कुछ जवाब नहीं दिया है, तो आपको यदि मूड हो कि जवाब देना है तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट करके कि रेडियो सक्रियता क्या है, ठीक है। आप लोग एग्जाम्पल दीजिए रेडियो सक्रियता का क्या है, नहीं है, ठीक है। हम चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, ज़्यादा उसमें डिस्कशन की जरूरत नहीं थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 है कि 1980 में अखिल इंग्लैंड चैंपियनशिप में सर्वप्रथम किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने पुरुष एकल खिताब जीता था? बहुत ही प्राचीन लीग में से एक है अखिल इंग्लैंड चैंपियनशिप, ठीक है। इसमें सबसे पहले 1980 में प्रकाश पादुकोण ने पुरुष एकल में जीता था चैंपियनशिप, ठीक है। प्रकाश पादुकोण मिलता जुलता नाम है, आप लोग जानते होंगे, दीपिका पादुकोण के पप्पा जी हैं, ठीक है, प्रकाश पादुकोण। और दीपिका पादुकोण कौन है ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, सभी को पता होगा। तो प्रकाश पादुकोण ने इंडिया का मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया उस वक्त, जिस वक्त 23 मार्च को 1980 में ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप में फर्स्ट प्राइज जीता था, मतलब खिताब पुरुष एकल का जीता था, ठीक है। ये जो है ना अखिल इंग्लैंड चैंपियनशिप है, ये विश्व के सबसे पुराने बैडमिंटन टूर्नामेंट में से एक है, ठीक है। और बाकी प्रकाश पादुकोण के बारे में आपको पता होगा, जब बैडमिंटन की बात चल रही है तो यह बैडमिंटन खिलाड़ी होंगे। अब देखिए एक बहुत ही आसान सा प्रश्न, लेकिन आपको नहीं पता होगा क्योंकि ये अलग है। प्रश्न है कि चिल्लिया वाला युद्ध कब लड़ा गया? चिल्लिया वाला युद्ध कब लड़ा गया? जिस तरह से जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो उसी तरह से चिल्लिया वाला युद्ध हुआ था। आप लोगों ने बहुत सारे ने तो नाम भी नहीं सुना होगा चिल्लिया वाला युद्ध का, ठीक है। तो चिल्लिया वाला युद्ध के बारे में बताता हूँ। महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु हुई, पूरा सिख साम्राज्य तितर बितर होने लगा। तो उसी समय आप लोगों को याद होगा कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। तो प्रथम में तो नहीं, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की हम लोग बात करेंगे, मतलब सेकेंड इंडो सिख युद्ध, सॉरी हाँ, सेकेंड एंग्लो सिख युद्ध के बारे में, ठीक है। तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बारे में हम जानेंगे। उसमें 3 युद्ध हुए। पहला था रामनगर का युद्ध, दूसरा था चिल्लिया वाला युद्ध और तीसरा था गुजरात का युद्ध। तो इसमें से सिखों की ओर से शेर सिंह लड़े थे और लॉर्ड गफ लड़े थे उधर अंग्रेजों की ओर से। यह भी बिना नो रिजल्ट वाला मैच रहा। इसमें जो था सिखों के युद्ध में वही शेर सिंह फिर से लॉर्ड गफ, तो यही सेकेंड वाला जो युद्ध था इसमें यही चिल्लिया वाला युद्ध था। तो 1849 में हुआ था। जो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1848 से 1849 के बीच हुआ था, यह बातें आपको पता होगी, ठीक है। तो ये जो हुआ था 1849 में हुआ था और ये फाइनल युद्ध था जिसमें अंग्रेज फिर इसको जीत लिया सिख का और अपने साम्राज्य में मिला लिया सिख साम्राज्य को। तो आई होप कि चिल्लिया वाला युद्ध कब लड़ा गया था ये बात आपको पता चल गई होगी। चिल्लिया वाला युद्ध के समय सिखों का नेतृत्व कौन किया था? शेर सिंह ने, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए 15वें प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि सिंगापुर का पुराना नाम क्या है? सिंगापुर के बारे में आप लोग जानते होंगे, सिंगापुर घूमने का मन कर रहा होगा आप लोगों को। खैर छोड़िए उन सारी बातों को, प्रश्न को देखिए। सिंगापुर का पुराना नाम टेमास्क है, ठीक है। ये तो उसके अथी में सिंगापुर का एक और पुराना नाम है, उसके दृष्टिकोण से टेमास्क है, लेकिन सिंगापुर का एक और नाम है जिसका नाम होगा सिंगापुरा। सिंगापुरा एक किंवदंती है, मतलब एक कहानी है कि 14वीं शताब्दी में सुमात्रा द्वीप का हिंदू राजकुमार जब शिकार हेतु सिंगापुर गया तो वहाँ जंगल में सिंहों को देखकर, मतलब वहाँ ढेर सारे शेर थे, देखकर सिंगापुरा नामकरण कर दिया उस एरिया का। तो उसे सिंगापुरा भी बोलते हैं और टेमास्क भी बोलते हैं, ठीक है। और सिंगापुर जो था पहले मलेशिया में था। 1965 में यह मलेशिया से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बना और सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी ही है, ठीक है। तो इतनी बातें सिंगापुर के बारे में। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कार रेसिंग ड्राइवर माइकल शूमाकर किस देश के निवासी है? माइकल शूमाकर भी होगा, ठीक है, नाम एक ही है। माइकल शूमाकर जो जर्मनी के कार रेसिंग ड्राइवर है, फार्मूला 1 के मर्सिडीज वगैरह ड्राइव किया करते थे, ठीक है। आप लोग देखिए जर्मनी की है, ये रिटायर्ड है, इसलिए उस समय ये रिटायर हुए थे इसलिए पूछा था। आप लोगों को कुछ जो टॉप पर अभी है फार्मूला 1 के रेसर हैं उनके बारे में याद रखना चाहिए कि वो किस देश के हैं, आपसे पूछ सकता है। तो एक उसमें लुइस हैमिल्टन साहब, लुइस हैमिल्टन जो है ब्रिटेन के हैं, और एक हैं वल्टेरी बोल्टास साहब, वो कहाँ के हैं? फिनलैंड के हैं, ठीक है। तो इन दोनों को आपको याद रखना है। 17वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है? उत्तर को बाद में देखेंगे, सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं कि विमल शाह कौन थे। तो गुजरात को उस समय सोलंकी बोला जाता था,
तो सोलंकी नरेश थे भीमदेव प्रथम, उनके मंत्री थे विमल शाह। इन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाया। कौन मंदिर का? तो जैन धर्म से संबंधित एक मंदिर का, माउंट आबू में, राजस्थान के दिलवाड़ा माउंट आबू में एक मंदिर का नाम निर्माण कराया, जिसका नाम दिलवाड़ा मंदिर है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो ये संगमरमर का मंदिर बना हुआ है। इसमें जो मूर्ति लगी हुई है वो किसकी मूर्ति लगी हुई है? तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ, आप लोगों ने नाम सुना होगा, उनकी मूर्ति लगी हुई है। कहाँ? दिलवाड़ा के जैन मंदिर में, ठीक है, जो माउंट आबू राजस्थान में है। इतनी बातें हो गई इसके बारे में। अब देखिए 18वें प्रश्न को, कि एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है किसका उदाहरण है? तो ये अपवर्तन का उदाहरण है, इसी कारण हमें टेढ़ा दिखता है चम्मच। आप लोग ऐसा कई बार प्रयोग किए होंगे कि आप लोग स्विमिंग पूल में पैर डाल के बैठे हुए हो, पैर आप सीधा लटकाए हो लेकिन वो आपको टेढ़ा दिख रहा है, ऐसा प्रयोग। या फिर आप डंडे को, आप मछली पकड़ रहे होंगे, मछली या पानी में यदि आप डंडे दे दिए तो डंडा आप तो ऐसे तिरछा डालें लेकिन वो आपको हल्का सा टेढ़ा दिखेगा। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा डंडा दिखना चाहिए लेकिन वो ऐसा दिखेगा। तो ऐसा क्यों होता है? अपवर्तन के कारण होता है। वही होता है कि सघन माध्यम, विरल माध्यम, ये सब इसमें होता है। आपको इसके संबंधित वीडियो देखना है तो हमारे चैनल पर अपवर्तन लाइट का पूरा वीडियो दिया हुआ है, आप लोग जाकर आसानी से समझिए, बहुत ही सलीके से समझाया हुआ है, ठीक है। 19वें प्रश्न को हम लोग देखेंगे। 19वां प्रश्न है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसने बनाई थी? हड़प नीति, ठीक है, हड़प नीति किसने बनाई थी? तो देखिए आप आसानी से याद रख सकते हैं, डलहौजी और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति। इसमें क्या था कि यदि आप जमींदार हैं, आपके बेटे नहीं है, ठीक है, आपका वारिस नहीं है, तो आपकी मृत्यु के बाद वो पूरा संपत्ति को हड़प लेता था। कौन? तो लॉर्ड डलहौजी के काल में ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति आई थी, ठीक है। यह नीति बहुत ही, इस नीति के बहुत सारे दुष्परिणाम निकले। एक महत्वपूर्ण कारण इस नीति के चलते ही, मतलब 1857 की जो क्रांति हुई उसका एक सबसे बड़ा कारण ये नीति भी था, जो किसके शासनकाल में आया था? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, ठीक है। तो ये प्रश्न बार बार पूछता है, डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। तो डलहौजी, ड से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, आप लोग याद रखिएगा। अगले प्रश्न की हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है? भाइयों मैं बताता चलूँ आपको कि अभी तक 7 प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न दिया गया है। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू को, फिर लाल बहादुर शास्त्री को, सबसे पहला मरणोपरांत इन्हीं को दिया गया था, ठीक है। उनके बाद इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, फिर आते हैं मोरारजी देसाई, ठीक है, इनको दिया गया। उसके बाद गुलजारीलाल नंदा और फिर आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। इन्हें कब दिया गया? 2015 में, ठीक है। तो अब तक 7 प्रधानमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है, जिसमें ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन में सिर्फ मोरारजी देसाई ऐसे हैं जो भारत रत्न प्राप्त कर चुके हैं, ठीक है। अब देखिए भारत रत्न क्या है, ये तो आपको पता है कि इंडिया का सबसे बड़ा सम्मान, सबसे बड़ा रत्न भारत रत्न है। कुछ कुछ एक्सेप्शन है। अब जैसे खेल जगत में, तो खेल जगत में सबसे पहले भारत रत्न किन्हें मिला है? तो सचिन तेंदुलकर को मिला है। प्रथम शास्त्रीय गायिका भारत रत्न प्राप्त करने वाली कौन है? तो MS सुब्बालक्ष्मी है। लता मंगेशकर को भारत रत्न कब मिला है? तो 2001 में मिला है। ये कुछ कुछ बातें आपको याद रखना है, ठीक है। पंडित भीमसेन जोशी को कब मिला है? 2008 में मिला है। ये सबसे डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं और आपसे पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है, याद रखिएगा। और ये एक बात आपको और पता होनी चाहिए कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे पहले विदेशी या विदेशी मूल के व्यक्ति कौन थे? तो एक तो मदर टेरेसा थे सबसे पहले, ठीक है। इतनी बातें हो गई भारत रत्न के बारे में, और ज़्यादा कुछ आपको भारत रत्न के बारे में नहीं जानना है, बस इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। 7 प्रधानमंत्री को भारत रत्न मिला है, मोरारजी देसाई उनमें से एक थे। अगला प्रश्न को हम लोग देखेंगे। 21वां प्रश्न है कि चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी है? चित्तौड़गढ़ या चित्तौड़ सिसोदिया वंश की राजधानी है, ठीक है। सिसोदिया वंश बहुत देर में स्टार्ट हुआ। सबसे पहले यह गुहिल वंश के नाम से स्थापना हुआ, फिर नाम चेंज होकर यह गहलौत वंश बना, फिर जाकर सिसोदिया वंश बना। गुहिल वंश या गहलौत वंश की संस्थापना का श्रेय किसे जाता है? रावल बप्पा को जाता है। और चित्तौड़गढ़, चित्तौड़, ये सब का भी श्रेय, स्थापना का श्रेय इन्हीं को जाता है, रावल बप्पा को। इसी सिसोदिया वंश में ही बहुत सारे राजा हुए, महान राजा हुए, जैसे आप लोगों ने राणा सांगा, महाराणा प्रताप, ये सभी का नाम अवश्य सुना होगा। तो ये सब इसी वंश के राजा थे और इसकी राजधानी चित्तौड़गढ़ थी, ठीक है। सिसोदिया वंश के ये सब राजा थे। अच्छा, चित्तौड़गढ़ आपको आ रहा होगा याद, तो चित्तौड़गढ़ का जौहर भी आपको याद आता होगा। पहले तो ये जानिए कि चित्तौड़गढ़ है कहाँ, किस राज्य में? भारत के राजस्थान में है चित्तौड़गढ़, ठीक है। चित्तौड़ का किला चित्तौड़गढ़। जौहर की बात मैं कर रहा था कि चित्तौड़गढ़ का नाम आएगा तो चित्तौड़गढ़ का जौहर भी याद आएगा।
आप लोगों ने पद्मावती मूवी जरूर देखी होगी, सॉरी पद्मावत, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा जौहर, ठीक है। तो वही जौहर इसी किला में हुआ था, ठीक है, चित्तौड़गढ़ में हुआ था और चित्तौड़गढ़ के किला में ही हुआ था। तो ये सब बातें इंपॉर्टेंट है। पद्मावत में बहुत ही मस्त रोल की थी, बहुत ही सलीके का रोल की थी। किसने? वही प्रकाश पादुकोण की बेटी दीपिका पादुकोण जी, सॉरी प्रकाश पादुकोण नहीं, जो भी थे उनकी बेटी दीपिका पादुकोण जी। आप लोग यदि वो मूवी नहीं देखें, हिस्टोरिकल मूवी है, जाकर देख सकते हैं। 22वें प्रश्न को हम लोग देखेंगे। प्रश्न है कि प्लूटो के चांद का क्या नाम है। इसका मतलब है कि प्लूटो के उपग्रह का नाम क्या है। प्लूटो को तो अब खैर बहुत ही इसमें कन्फ्यूजन है, एक बार ग्रह बनाया, फिर इसको ग्रह की श्रेणी से हटाया, फिर ग्रह बनाया है, कन्फ्यूजन है। छोड़िए, प्लूटो का 5 चांद है, ठीक है। इसके मेन जो चांद है, बड़ा चांद है, इसका नाम चेरोन है, ठीक है। इसके और जो 4 हैं उसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन याद रख लीजिए, निक्स है, हाइड्रा है, अस्टाइक्स है, केरबेरोस है, ठीक है। वो सब पूछेगा नहीं। हाँ, बौना ग्रह बोला जाता है प्लूटो को, ये आपसे पूछा जाएगा, ये आपको 100% याद रखना है, ठीक है। और ज़्यादा कुछ प्लूटो के बारे में नहीं जानिए। अगले प्रश्न को जानिए कि पूर्व चोल राजाओं में किसे सबसे महान माना जाता है। हिस्ट्री से इस सेट में बहुत सारे प्रश्न हैं। तो पूर्व चोल राजाओं में किसे सबसे महान माना जाता है। चोल लोग जो है बहुत ही दिनों तक शासन किए थे। तो उसमें जो है करिकला का नाम आप लोगों ने सुना होगा। यह पहले जब स्टार्ट हुआ था चोल वंश, तो उस समय में सबसे महान शासक थे करिकला। अच्छा, इन्हें करिकला क्यों बोला जाता है? इनके पिताजी को ये लोग गद्दी से हटा दिए थे, इनके जो दुश्मन थे, ठीक है। तो ये लोग जंगल में भाग गए थे। पिताजी तो मर गए इनके, लेकिन ये जंगल में आग लगा दिया गया था कि ये लोग मर जाए। तो पिताजी मर गए, लेकिन ये किसी तरह बच निकले, और आग से भागने के क्रम में इनका पैर जल गया, तो इसीलिए इनका नाम करिकला पड़ गया। मतलब जला हुआ पैर होता है करिकला के बारे में। अब आप लोग चोल वंश के बारे में जानिए थोड़ा सा। प्राचीन भारत में जब चोल वंश फिर से अस्तित्व में आया, तब उसकी स्थापना का श्रेय विजयालय को जाता है, और इसकी राजधानी जो थी कांची थी, कांचीपुरम, ठीक है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण शासक थे उसके बाद, तो इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा राजेंद्र फर्स्ट। राजेंद्र फर्स्ट जो थे इस वंश के सबसे महान शासक थे। बाद में जब 1014-1044 के बीच में आप लोग आइएगा ईसा पूर्व, तब की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और पहले तो ये करिकला ही सबसे बड़े शासक थे, ठीक है। चोल जो था ना, मंदिर निर्माण शैली के कारण ये भी बहुत ही प्रसिद्ध थे, ठीक है। और ज़्यादा कुछ चोल के बारे में यदि मैं बात करने लग जाऊं तो एक क्लास पूरा का पूरा चोल वंश पर ही लगेगा। मैं चलूंगा अगले प्रश्न की ओर, ताकि आपका ज़्यादा समय व्यतीत ना हो। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र मैंग्रोव के तहत है। तो पश्चिम बंगाल में जो सुंदरबन वाला एरिया है, गंगा नदी का जो मुहाना है, ब्रह्मपुत्र जब सब मिल जाती है उसमें जो मुहाना, उसका वेस्ट बंगाल में है, बांग्लादेश तक फैला हुआ। और जो सुंदरबन नेशनल पार्क है उसमें जितने भी वन है वो सब मैंग्रोव वन है, ठीक है। ये सब मैंग्रोव के तहत आता है, और ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। तो आपको ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन किस में है, तो सुंदरबन में है। सुंदरबन नेशनल पार्क भी है, ठीक है। तो इतनी बातें इसके बारे में बहुत हो गई। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न 25वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी पुणे में विकसित भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर श्रेणी है। तो मैंने जब सेट नंबर 18 या 16 पढ़ाया था, मुझे याद नहीं है, तो उसमें मैंने सुपर कंप्यूटर की बात की थी, और ये भी बात किया था कि अभी का सुपर कंप्यूटर कौन है, ठीक है। तो वो तो मैं नहीं बताऊंगा, ये बात आपको कमेंट करके बतानी कि लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन है। इस प्रश्न का उत्तर तो आपको पता होगा, परम है। उसमें परम 8000 करके था, आपको याद होना चाहिए उस प्रश्न का उत्तर, ठीक है। तो ये पुणे में विकसित था, सबसे पहला भारत की सुपर कंप्यूटर श्रेणी। सुपर कंप्यूटर श्रेणी या भारत में डिजिटल बनाने का श्रेय किन्हें जाता है? राजीव गांधी को जाता है। उन्होंने सपना देखा था कि भारत को डिजिटली इंप्रूव किया जाए, ठीक है। तो भारत में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर की श्रेणी परम था। अमेरिका उस समय सुपर कंप्यूटर बनाता था, तो वो तो ऐसे ही किसी को कुछ देना नहीं चाहता है, उसका बस यही नीति होता है, दो देश लड़ो हमारा सामान बिके, ठीक है। तो उससे ज़्यादा हमें लेना देना नहीं है। तो पहले तो ये परम बना लिए अपने से, उसके बाद फिर रूस के सहयोग से उसी वर्ष शायद 73 में बनाए थे, नहीं 73 में नहीं, 83 में, हाँ। तो उसी वर्ष एक और सुपर कंप्यूटर रूस के सहयोग से बनाए थे, ठीक है। तो और ज़्यादा बातें आपको इसके बारे में नहीं जाननी है। ये देखिए, साइंस का बहुत ही आसान सा प्रश्न आ गया कि मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है, मतलब मास बाई वॉल्यूम क्या है। तो यदि आप लोगों को घनत्व का, डेंसिटी का फॉर्मूला पता हो, तो डेंसिटी बराबर होता है क्या? मास बाई वॉल्यूम, ठीक है। मतलब इतने एरिया पर आपका कितना मास है, कितना दबाव है, ठीक है। तो वो होता है
घनत्व। घनत्व का फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, मास बाय वॉल्यूम है। इसमें और ज़्यादा कुछ हमें बताने की जरूरत नहीं है। हम लोग चलेंगे 27वें प्रश्न की ओर। 27वां प्रश्न है कि ABO मतलब A, B और O, ये जो ब्लड ग्रुप होता है इसका खोज किसने किया था? तो कार्ल लैंडस्टीनर। आप लोगों को अवश्य इसका नाम याद होगा, आप लोग रट के रखे होंगे। ये लोग देखिए 1901 में इन्होंने खोज की थी, 1901 में खोजना शुरू किया था। 1902 में इन्होंने खोज की और वैज्ञानिकों के साथ, और 1930 में इस खोज के लिए इन्हें नोबेल मिला। किस विषय में नोबेल मिलेगा? चिकित्सा में, जिसे फिजियोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, तो कार्ल लैंडस्टीनर के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको अभी आपका ब्लड पॉजिटिव है, निगेटिव है, पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ये सब बताने का श्रेय इनको जाता है, क्योंकि ये यदि नहीं खोज पाते तो आपको पता नहीं चलता कि ब्लड ग्रुप क्या होता है। ठीक है, अब देखिए 28वें प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। उसके पहले थोड़ा सा और हम लोग जानेंगे इनके बारे में, कार्ल लैंडस्टीनर के बारे में। लगता है कि हम लोगों ने ब्लड ग्रुप के बारे में और उनके बारे में, कार्ल लैंडस्टीनर के बारे में बहुत सारी बातें को अध्ययन कर लिया है। अब आपके लिए जानना कुछ जरूरी नहीं है। एक बात मुझे याद आया, मैं बता दूं कि 35 अभी ऐसे हैं कि ब्लड ग्रुप टाइप के मिले हैं कि ऐसा ऐसा ब्लड ग्रुप होता है। ठीक है, 35 को सर्टिफाइड है, और कितने ही ये तो पता नहीं। और देखिए मनुष्य में जो है ना ब्लड ग्रुप जो एक बार होता है वही होता है। रेयर केस में आपको देखने को मिलेगा कि शुरुआत में ये ब्लड ग्रुप था, फिर चेंज होकर ये हो गया। ऐसे मैक्सिमम टाइप जो एक बार ब्लड ग्रुप रहता है वही रहता है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे 28वें प्रश्न की ओर। प्रश्न बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही आसान सा है कि फ्री स्टाइल शब्द किस खेल से जुड़ा है? देखिए इसमें कबड्डी दिया हुआ है, आपको कंफ्यूज कर सकता है कि फ्री स्टाइल, जी नहीं, तैराकी जो है फ्री स्टाइल शब्द से, मतलब फ्री स्टाइल शब्द से तैराकी जुड़ा हुआ है। तैराकी में बहुत सारे स्टाइल होते हैं, फ्री स्टाइल हो गए, बटरफ्लाई हो गए, ये सब स्टाइल तैराकी के होते हैं। तो जैसे ये वाटर का लेयर है, तो फ्री स्टाइल में क्या होता है कि आपको वाटर के सतह पर ही रहना है और पैर और हाथ की सहायता से आपको आगे बढ़ना है तेजी से, तो यही होता है फ्री स्टाइल। ठीक है, तो ये सब तैराकी का गुण है। आपको पता होना चाहिए कि तैराकी जो है बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है, बहुत ही ज़्यादा कैलोरी, यदि आप वजन घटाना चाहते हैं तैराकी कीजिए, बहुत जल्दी से आपका वजन घटेगा, बहुत ही ज़्यादा कैलोरी इसमें बर्न होता है। ठीक है, तो इतनी बातें बहुत हो गई। 29वें प्रश्न को देखिए कि कंप्यूटर नेटवर्क के संबंध में टीसीपी का विस्तार क्या है? तो टीसीपी का विस्तार है कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, ये भी देखिए इंटरनेट जैसे आप चला रहे हैं तो बहुत सारे कंप्यूटर को एक जगह, उसमें आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होता है उसको एकत्रित करने में, उसे डेटा भेजने में, ये सब काम करने में टीसीपी को ही, आईपी एक और इसी का सिमिलियर ही है, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यही होता है। ठीक है, और आपको ज़्यादा कुछ इसके बारे में जानना नहीं है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दे दिया कि आपको ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ये शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आप लोग देख रहे होंगे कि हर एक सेट में कम से कम 1 या 2 प्रश्न रहते ही है कंप्यूटर से, और सब संक्षेप से तो रहते ही हैं। मैं कोशिश करूंगा कि परीक्षा आते आते सब संक्षेप को एक जगह करके आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा, ताकि आपको आसानी हो जाए, खासकर कंप्यूटर का। ठीक है, हम अपने अंतिम प्रश्न को देखेंगे कि उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें गैस सीधे ही ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है। ये उल्टा है। एक बार सेट में दिया गया था कि ठोस से डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाना को सब्लिमेशन कहते हैं, हिंदी में उदरपातन, लेकिन इसका उल्टा जब हो जाएगा तो इसे डिपोजिशन बोलेंगे। ठीक है, और इसमें कंडेंसेशन, तो ये तो संघनन हो गया, इवेपोरेशन बाष्पन हो गया। कंडेंसेशन मतलब बाष्पन हुआ और फिर वो बूंद बूंद करके गिरा, वो हो जाएगा कंडेंसेशन। ठीक है, इवेपोरेशन बाष्पन की जब आप गर्म कर रहे हैं तो वो उड़ा, वो हो गया इवेपोरेशन। तो ये रहा आज का सेट। आज के सेट में बहुत मजा आया, बहुत बार आपको खटखट खटखट सुनने को मिला होगा, उसके लिए मैं क्षमा याचना चाहता हूँ, आप लोग क्षमा कर दें। और ये था सेट नंबर 20। यदि आप लोगों ने इसके पहले का कोई सेट नहीं देखा है तो जाकर देखिए, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, विश्वास कीजिए मेरा। इसमें 38 सेट होंगे, 20 सेट हो चुके हैं, 20 सेट और होने बाकी है। उसके बाद मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे, हो सकता है मॉक क्यूज लाइव भी हो, ये बात की बातें हैं। ठीक है, आप लोग अपने घर पर रहिएगा, सतर्क रहिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। जय हिंद।